तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आ गए हैं 11th स्टैंडर्ड के सेकंड वाले चैप्टर के ऊपर बात करने के लिए। इस चैप्टर का नाम वैसे तो थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर, अगर इसके पिछले वाला चैप्टर जिन लोगों ने देखा होगा, उन लोगों ने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी बात की थी। अब हम लोग केमिस्ट्री के नेक्स्ट एक्चुअल थोड़े फंडामेंटल लेवल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप लोगों के JEE नीट किसी भी नज़रिए से अगर आप देखते हो, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ही समझ लो, केमिस्ट्री को ही समझने के लिए आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ को कंपटीशन के नज़रिए से नहीं देखा जाता। अंडरस्टैंडिंग नोइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तुम्हारे एटमॉस्फेयर को तुमको समझना बहुत ज़रूरी है, कितनी रिसर्चेज हुई हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा फंडामेंटल लेवल का चैप्टर है जो आप लोगों को ये समझाएगा कि रिसर्च कैसे की गई थी, कैसे उसके ऊपर मेहनत किया था उन लोगों ने, कैसे कैसे फाइंड आउट किया हुआ है। सारी बातें इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कहानी तो शुरू होती है महर्षि कनाद से। बड़ी इंटरेस्टिंग। तो महर्षि कनाद नाम के महर्षि थे इंडिया में। सोच लो, ऋषि नहीं थे, महर्षि थे। ऋषि से भी आगे महर्षि थे। इन्होंने बेसिकली हमको ये बताया था कि जितना भी मैटर हमारे अगल बगल एग्जिस्ट करता है, ये एक अणु के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अणु बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अणु का मतलब है एक एटम, जिसको आज हम एटम बोलते हैं। इसको उन्होंने क्या बोला था, एक अणु के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी के नाम पे हम लोगों को देखो परमाणु बम बोले जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, परमाणु बमों की बात हो जाती है। ठीक है, तो बहुत पहले जब सब लोगों को, मतलब सारा का सारा यूरोप और उस साइड का हिस्सा जब लड़ाई झगड़े में ही रुका हुआ था, तो यहाँ पे ऋषि मुनि मिल करके इन लोगों ने इस चीज़ के बारे में रिसर्च करके अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जमा कर ली थी। अगर सूत्रों के बारे में अभी भी पढ़ोगे तो इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पर हमेशा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने के पहले इनका नाम एक राउंड लिया ही जाता है। तो ठीक है, इसके बाद फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड लेवल पे मॉडल जिसने दिया था उनका नाम था 1808 में, वो थे डाल्टन, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहला रिकॉग्नाइज्ड मॉडल बताया था स्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स का, मैटर के फंडामेंटल का। यहाँ से कहानी जो है थोड़ी सी उग्र होना शुरू हो जाती है, इंटेंस होना स्टार्ट हो जाती है। इन्होंने यहाँ पे सबसे पहली बार बताया कि जो कोई भी मैटर हमारे अगल बगल में एग्जिस्ट करता है, उसका कोई ना कोई फंडामेंटल यूनिट है। इस फंडामेंटल यूनिट को हम क्या बोलने वाले हैं, एटम बोलने वाले हैं। पर इनके हिसाब से एटम जो था, इसके आगे इनडिविजिबल हो गया है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, बाकी लोगों से अलग इनकी थियरी क्या थी, इनकी थियरी ये थी कि जो भी मैटर हमारे अगल बगल हमको दिखाई दे रहा है वो छोटे छोटे एटम्स का बना हुआ है। ये एटम जो है और आगे डिवाइड किया नहीं जा सकता। ये लास्ट फंडामेंटल यूनिट है हमारे मैटर की। पर इनकी ये थियरी गलत साबित हो गई, क्योंकि हम लोगों को अभी भी पता है कि मैटर के अंदर अभी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के नाम पे जानते हैं। पर 1808 के आसपास ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने हमारे बेसिक्स के अंदर ये बताया। वैसे इनके मॉडल को गलत नहीं बताया जा सकता, इन्होंने जो बोला है वो ठीक ही है। पूरा डेप्थ और पूरे इश्यूज में नहीं बता पाए और गहराई में रिसर्च नहीं बता पाए हैं, लेकिन इन्होंने ये बताया कि पूरा का पूरा मैटर जो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली किसी एक स्ट्रक्चरल यूनिट से तो बना ही हुआ है। वो स्ट्रक्चरल यूनिट इन्होंने क्या बताई थी कि वो क्या है, वो एक एटम। एटम और फर्दर डिवाइड हो पाएगा, इतना रिसर्च इन्होंने वो टाइम पे नहीं किया हुआ था, ये नहीं बताया था। ये सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुई लेट 1800s के आसपास। ठीक है, 1800s के 1900s के बीच के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। 1800 से 1900 के बीच में हम लोग बात करेंगे कि तो ये टाइम पे बेसिकली हो क्या रहा था। ये टाइम पे कुछ साइंटिस्ट थे, फैराडे, कुछ लोगों के नाम मैं लेने वाला हूँ, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे। ये लोगों का काम उस टाइम में किसके ऊपर चल रहा था, ये लोग एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। एक ट्रेंड चल रहा था उस समय, वो लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कंडक्टिविटी ऑफ गैस के ऊपर। समझना इस बात को ध्यान से। ये सब लोग मिलके, फैराडे को तो जानते ही हो, फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, कंडक्टिविटी में कितना कंट्रीब्यूशन है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन वगैरह, किससे तुम लोगों ने थोड़ा बहुत 10th स्टैंडर्ड के अंदर हल्का हल्का पढ़ा होगा, काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इनका इस फील्ड में। तो कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस के ऊपर ये लोग क्या कर रहे थे, वो टाइम पे रिसर्च कर रहे थे, इनके एक्सपेरिमेंट्स उस समय में चल रहे थे। ये कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस को समझने के लिए ये लोग यूज़ कर रहे थे एक अपैरेटस, उसको बोला जाता है डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाता है। जो अपैरेटस का इस्तेमाल वो लोग कर रहे थे उसको डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाता है। अब इस कंडक्टिविटी ऑफ गैस का और इस डिस्चार्ज ट्यूब का हमारे सबसे फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल जो है
इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ बहुत डीप कनेक्शन है, ठीक है। और वो कनेक्शन कैसे काम करता है, किस तरीके से उसकी डिस्कवरी हुई, वो अब हमको समझने की बारी आ गई है। तो फर्स्ट थिंग जो हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी कैसे हुआ है हम लोग वो पढ़ने वाले। काफ़ी डीप में जाने वाली है इसकी बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इजी है, पर इसको एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करना, कुछ भी ज़्यादा इसके अंदर डिफिकल्ट आप लोगों को होने नहीं वाला। तो हम लोग आ गए हैं ईयर 1897 में। डाल्टन का जो दिया हुआ एटॉमिक मॉडल था वो 1808 से लेकर के 1897 तक अच्छी तरीके से वैलिड था। बहुत लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, बहुत सही था। डिस्कवरीज ऐसे नहीं होते कि तुम फर्स्ट टाइम में ही जो चीज़ बना के दे दोगे वो एकदम 100% सही, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट्स होंगे। तो डाल्टन ने जो दिया था वो अपनी जगह पे बहुत करेक्ट था, और उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन होगा। फिर उसके बाद कहानी में आए फैराडे और जे थॉमसन। यहाँ अब जे थॉमसन ने क्या किया, सबसे पहला डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया टू फाइंड फंडामेंटल पार्टिकल्स। इनको लगा कि अंदर कोई ना कोई फंडामेंटल पार्टिकल और भी होगा ही एटम के, उसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया। इसको कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ऐसे बहुत नाम दिए जाते हैं। बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है, डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है जिसके एक एंड पे हम लोग इलेक्ट्रोड लगाते हैं, दूसरे एंड पे भी हम एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत हाई वोल्टेज को सब्जेक्ट कर दिया इन्होंने जो किया वैसे ही करते चलेंगे। इन्होंने इसको 10,000 वोल्ट के ऊपर क्या किया है, करंट को यहाँ से सब्जेक्ट कर दिया। इस एंड को नेगेटिव रखा गया था, इस वजह से इसको क्या बोला गया, इसको कैथोड बोला गया, ठीक है। ये एंड को पॉजिटिव चार्ज था, इस वजह से इसको क्या बोला गया है, एनोड बोला गया। ये चीज़ इन्होंने क्या की, यहाँ पे सेटअप कर दी। सेटअप करके इन्होंने 10,000 वोल्ट यहाँ पे क्या किए, सब्जेक्ट किए। अब यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोड अगर हैं तो इलेक्ट्रोड के एटम होंगे, ठीक है। अब एटम तो पूरा का पूरा वहाँ पे ट्रांसमिट होने नहीं वाला, एटम पूरा का पूरा ट्रांसमिट होने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, चार्ज लगा रखा है। तो एटम के अंदर अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल होगा तो उसका कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस तो इसके अंदर डेवलप होगा। इसके अंदर उन लोगों को हल्का हल्का अंदाजा लग गया था। तो जैसा जब इन्होंने सब्जेक्ट किया इस चीज़ को, तो ये सब्जेक्शन लगाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे इसके अंदर चेंजेस किए थे। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया था कि इसके अंदर से सारा का सारा एयर बाहर निकाल दिया। तो इसके अंदर का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था, और वैक्यूम कर दिया था अंदर क्रिएट, ठीक है। अब वैक्यूम क्यों क्रिएट किया, क्यों नहीं क्रिएट किया, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। पर मैं तुम लोगों को उसी नज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ जिस माइंडसेट से उन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो उन्होंने ये सेटअप लगाया और उन्होंने बोला कि ठीक है इसके अंदर से होगा। अब इसके अंदर से मैं ऐसे मानता हूँ, तुम लोग भी ये बात ऑब्वियसली समझने ही वाले हो कि कुछ ना कुछ तो पास हुआ, ठीक है। कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस इस डायरेक्शन में हुआ होगा, कुछ तो इनके बीच में होगा, ठीक है। जो कंक्लूजन्स उन्होंने बना दिए फिर वो कंक्लूजन्स तुम लोगों को बताना बेकार है। मैं सीधे सीधे बता दूंगा कैथोड रेस इसके अंदर से पास हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तो कंक्लूजन्स में दे रहा हूँ। पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसको मैंने ट्यूब लगा रखी है, ट्यूब के अंदर मैंने कैथोड एनोड लगा रखे और चालू कर दिया मैंने करंट। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ ब्लैंक है, ठीक है। पर कुछ तो इंटरफेरेंस उसके अंदर बन रहा है। ये इंटरफेरेंस को समझना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये इंटरफेरेंस को समझना इंपॉर्टेंट था। इसके पहले वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उनके अंदर वो लोग वैक्यूम और प्रेशर नहीं निकाला करते थे, गैस अंदर रखते थे, क्योंकि गैस को कंडक्टिविटी कैसी काम कर रही है वो उनको समझना था। इस केस में इन्होंने क्या किया, कंडक्टिविटी के लिए जो कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट था उसको निकाल देना था। इस वजह से इन्होंने सारी गैस को वैक्यूम करके क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसके अंदर से फिर क्या पास होना शुरू हो गई, उसकी वजह से रेस पास होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ये रेस जो पास हो रही हैं, ये खास बात ये है कि ये इनविजिबल है। अब ये इनविजिबल हैं तो इनको कैसे पता चला कि इसके अंदर से रेस पास हो रही है, सबसे पहली बात इनविजिबल है तो इनको कैसे पता चला कि रेस पास हो रही है, बस यहीं से इसकी कंडीशंस बनना शुरू हो गई, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन जो बनी कि इन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस। किस एंड से निकल रही है, ये कैथोड से निकल रही हैं, इस वजह से इनको क्या बोला गया, कैथोड रेस बोला गया। ये रेस ऐसे इस तरफ से क्या होता है कि बहुत सारा नेगेटिव चार्ज लगा हुआ, इस तरफ से बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज लगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ लगे हुए इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के खींचना स्टार्ट कर देता है, अट्रैक्शन से खींचना स्टार्ट कर देता है। ये रेज इस तरफ क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। ये तो तुम लोग जानते हो अभी कि इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसके लिए मूव कर रहा है, उनको नहीं पता था, वो तो बस एक्सपेरिमेंट करके पता करने ही वाले थे कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो इन रेज जो ये रेज इसमें से पास होने लगी, इन रेज को उन्होंने नाम दे दिया कैथोड रेज। कैथोड रेज आर इनविजिबल, खास बात, कैथोड रेज कैसी है, कैथोड रेज इनविजिबल है।
अगर कैथोड रेज इनविजिबल है तो इनको पता कैसे चला कि जो कुछ भी हमने किया है वो करेक्ट किया है, सही है, कुछ पास हो ही रहा है? तो इन्होंने क्या किया है कि जो एनोड यहाँ पे सेट किया था, अब इसको इस इनविजिबिलिटी को कर्व करने के लिए इन्होंने जो एनोड यहाँ पे सेटअप किया था वो कैसा सेटअप किया था? परफोरेटेड। ध्यान से समझना, छोटी छोटी चेंजेस अब आते चलेंगे। ये जब इन्होंने सेटअप किया परफोरेटेड तो इस एनोड के अंदर इन्होंने छोटे छोटे क्या कर दिए थे? होल्स कर दिए थे, छोटे छोटे एंड पे होल्स कर दिए थे। होल्स को एंड करने के बाद इन्होंने एनोड के पीछे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखी हुई थी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखी हुई थी जिंक सल्फाइड की एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखी हुई थी। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन ऐसी होती है कि कोई भी चीज़ जब इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को टच करती है तो हमको ये स्क्रीन इल्यूमिनेट होना स्टार्ट हो जाती है, ये क्या करने लगती है? ग्लो करना स्टार्ट करती है। फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ ये साथ किसी भी चीज़ से कांटेक्ट बनाएगा तो क्या करना शुरू कर देगा? ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इन्होंने इसके पीछे इसको रख दिया और यहाँ पे ये कर दिया। इधर भी रख के देखा होगा शायद पहले कि इधर से इधर कुछ मूव कर रहा है, इधर से इधर कुछ मूव कर रहा है। जब इधर रखा तो इनको पता चला कि क्या हो रहा है, कोई ना कोई चीज़ इस तरफ से क्या हो रही है, मूव करके उस एनोड के होल्स में से पास हो करके इस पे हिट कर रही है, तो ये क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। तो इनको पता चला इससे कि कोई तो चीज़ है, कुछ तो है। मैं अभी पार्टिकल है, चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन है ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी तक अगर मैं रदरफोर्ड की जगह पे हूँ, रदरफोर्ड को थोड़ी देर बाद, अभी अगर मैं थॉमसन की जगह पे हूँ तो मुझको अभी तक नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। मुझको सिर्फ इतना मालूम है कि कुछ तो है जो आ रहा है, कुछ तो है, चाहे वो एक वेव है, चाहे एनर्जी है, चाहे थर्मल एनर्जी है, चाहे कुछ तो है जो एक डायरेक्शन में आ करके इस सरफेस को हिट कर रही है। ठीक है, उनको मैंने कैथोड से निकल रही हैं, रेज हैं, इस वजह से मैंने उनको नाम दे दिया है कैथोड रेज। और ये कैथोड रेज ट्यूब में मुझको दिखाई दे रही है कि क्या है? इनविजिबल है। पहली प्रॉपर्टी इसको क्या कर दी उन्होंने? समझ ली कि कैथोड रेज इनविजिबल होते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज इनको एक बात और समझ में आई, ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे, मैं कहानी के साथ ही तुमको बता रहा हूँ ताकि लर्न हो जाए। सिंपल है, स्टोरी को लर्न कर लो, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे ऐसे ही लर्न हो गए। तो सेकेंड चीज, कैथोड रेज मूव फ्रॉम, कहां से मूव कर रही हैं? फ्रॉम कैथोड टू एनोड। खास बात, तो सेकेंड चीज इनको क्या डिस्कवर हुई? इनको डिस्कवर हुई कि ये जो भी रेस चल रही है इसका डायरेक्शन कैसा है? इस तरफ है, क्योंकि इल्यूमिनेशन किस तरफ हो रहा है? इस तरफ। हो सकता है एक्सपेरिमेंट करते समय उन्होंने उस तरफ भी देखा हो कि कुछ इस तरफ से उस तरफ तो नहीं जा रहा, उस तरफ कोई इल्यूमिनेशन नहीं मिला, इस तरफ रखा तो इस तरफ इल्यूमिनेशन मिलने लगा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस तरफ से कोई ना कोई चीज़ है जो निकल के इस तरफ आकर के हिट कर रही है। जो भी चीज़ इस तरफ आकर के हिट कर रही है उसको उन्होंने नाम दे दिया है कैथोड रेज। कैथोड रेज सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि कैसी है? इनविजिबल है। सेकेंड चीज़ उन्होंने बोला कि कैथोड रेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इस डायरेक्शन से वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। सेकेंड, थर्ड चीज़, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेटअप में यहाँ से करना शुरू कर दिया थोड़े थोड़े चेंजेस। समझना बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे इससे इतनी बात तो इनको समझ में आ गई कि कैथोड है और कैथोड गड़बड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ों का बना हुआ है, ऐसा है वैसा है, ये सारी बातें इन्होंने करना शुरू कर दिया था। ठीक है, पर इसके बाद इन्होंने क्या करना, थोड़ा सा मुझको स्पेस ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? तो इनको समझ में आ गया था कि इसके अंदर से कुछ तो मूव करा। इन्होंने सेटअप के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिए। सेटअप में क्या चेंजेस लाए? सबसे पहले तो इन्होंने कैथोड को ऐसे सेटअप किया, एनोड को ऐसे सेटअप कर दिया। ठीक है, ये जो तुम्हारी ट्यूब है, एक सेकेंड, अरे हटाओ यार इसको। ठीक है, चलो वैसा नहीं करता हूँ मैं, वो कहानी बाद में बताऊंगा। इन्होंने क्या किया कि बीच में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रख दिया कैथोड और एनोड के बीच में। अब ये परफोरेटेड है, यहाँ से इनको एनोड हटाना पड़ा, एनोड को इन्होंने इस डायरेक्शन में ऐसे नीचे की तरफ लगा दिया। चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, इस तरफ से कैथोड रेज निकली होंगी और यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन लगा के रखी हुई है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखी है? स्क्रीन लगा के रखी हुई है। तो ये रेज जो अगर ऐसे पास हो रही है तो ये इधर क्या कर रही होंगी? इसको हिट कर दे रही होंगी, यहाँ तक आ रही होंगी ऐसे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा कि एक शैडो बनने लगेगा। खास बात समझना, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। इन्होंने सेंटर में क्या कर दिया? एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। बीच में इन्होंने क्या रख दिया? एक ऑब्जेक्ट रख दिया। और ऑब्जेक्ट रख करके वो ऑब्जेक्ट का पीछे क्या बनना शुरू हो गया है? शैडो बनना स्टार्ट हो गया। तो उनको इससे ये बात समझ में आई कि अगर हम कोई चीज़ रख देते हैं बीच में और उसके परफेक्ट शेप का अगर पीछे शैडो बन रहा है, इसका मतलब जो भी रेज आ रही हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं, मूव करते नहीं आ रही। अगर वो मूव करते आ रही होती तो शैडो या ऑब्जेक्ट के पीछे से आ करके क्या कर लेती थी? यहाँ पर शैडो को गड़बड़ कर लेती थी। ऑब्जेक्ट के पीछे आ करके शैडो में वो
हिट कर सकती थी और शैडो का शेप जो है डिस्टर्ब कर सकती थी। लेकिन अगर इन्होंने ट्रायंगल रखा हुआ था बीच में, तो पीछे जो शैडो बन रहा था वो भी कैसे शेप का बन रहा था, ट्रायंगल शेप का ही बन रहा था। इसका मतलब कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन और कैथोड रेज मूव फ्रॉम एनोड, कैथोड टू एनोड, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। थर्ड प्रॉपर्टी मैं समझ रहा हूं कि तुम लोग अब समझने लगे हो कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट के अपैरेटस में धीरे धीरे चेंज लाए जा रहे हैं उनकी और प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। तो पहली चीज अपने को समझ में आएगी, कैथोड रेस कुछ तो था जो इनविजिबल पास हो रहा था। तो हमने स्क्रीन लगाया, तो स्क्रीन लगाने से हमको पता चला कि कुछ तो है जो इसके अंदर से पास हो रहा है। और स्क्रीन लगाने से दो बातें समझ में आई, पहले तो कुछ तो पास हो रहा है ये समझ में आया, दूसरी चीज ये समझ में आई कि इस तरफ से इस तरफ पास हो रहा है, ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन में। इल्यूमिनेशन इस तरफ हो रहा है क्योंकि एनोड हमने परफोरेटेड लगा के रखा, वैक्यूम हमने कर रखा है बाहर। ठीक है, ये सारी बातें हमको समझ में आई। फोर्थ, चौथी बात यहाँ पर समझने वाली है कि हम लोग जो कैथोड रेस के पीछे पड़े हुए हैं, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब ये जो भी रेस हैं, ये जो कुछ भी रेस की हम बात कर रहे हैं, ये रेस बनी किस चीज़ की, इनके फंडामेंटल क्या है, इनके हमको इनके फंडामेंटल को समझना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी रेज है ये फंडामेंटली काहे का बना हुआ है। ये आइदर एक पार्टिकल का बना हुआ हो सकता है या तो ये एक वेव है। लाइट के बारे में तुम लोग समझोगे, आइदर ये कोई छोटी छोटी पार्टिकल्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, या तो एनर्जी की कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कुछ रेडिएशंस हैं जो मूव कर रहे हैं। अभी रेडिएशन है कि क्या है, हो सकता है इस तरफ से कुछ चार्जेस की वजह से रेडिएशन रिलीज हो रहा हो और वो रेडिएशन की वजह से यहाँ पे इल्यूमिनेशन हो रहा है, या फिर इसके अंदर से कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो पार्टिकल्स इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये कैथोड रेस बने किस चीज़ के हैं, पार्टिकल के बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं, इसको समझने के लिए हम लोगों को एक्सपेरिमेंट के अंदर थोड़ा सा फिर से चेंज करना पड़ा। ये ऑब्जेक्ट के जगह पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक पैडल व्हील रखा यहाँ पर। ठीक है, समझना ध्यान से, फोकस करना इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने क्या रखा है यहाँ पे, एक पैडल व्हील रख दिया ऐसा हिंज करके। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एक पैडल व्हील रख दिया, और जब हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा करंट सब्जेक्ट किया, इसको इस डायरेक्शन में करंट आना शुरू हुआ, तो ये पैडल व्हील क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। वो पैडल व्हील जो बीच में लगा था वो क्या होने लगा, स्लोली मूव करने लगा इस तरफ से। इसका मतलब कोई चीज़ आ रही है जो इसको पुश कर रही है। इसको पुश करने के लिए इसका कुछ ना कुछ मास है। जो भी चीज़ आकर के इसको हिट कर रही है उसका भी कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, और मास आके इसको हिट कर रहा है और ये मूव कर रहा है, इसका मतलब मोमेंटम कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर इसके अंदर हो रही है। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि कैथोड रेज आर, समझना ध्यान से, कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कैथोड रेज किसके बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के बने हुए हैं, किसी वेव के नहीं बने हुए हैं, ये किसी ना किसी पार्टिकल के बने हुए हैं। दीज पार्टिकल्स हैव मास एंड वेलोसिटी। ये जो भी पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ मास है और इनका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, और मास और वेलोसिटी होने की वजह से इनकी कुछ ना कुछ क्या हो जाने वाली है, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो कैथोड रेज का कुछ ना कुछ मास भी होता है, कैथोड रेज के फंडामेंटल पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होती है, कैथोड रेज के फंडामेंटल पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होने वाली है, और ये काइनेटिक एनर्जी हिट करते हैं, मोमेंटम मारते हैं, तो इस पैडल को क्या करवाता है, वो मूव कराना स्टार्ट कर देते। तो पहले तो अपने को पता चला कि कुछ तो है, जो भी चीज़ है वो इनविजिबल है। स्क्रीन लगाया, समझ में आया कि हाँ भैया है। किस तरफ से किस तरफ मूव कर रही है, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कोई वेव नहीं बना रही। वेव बना रही होती थी तो उसके ऊपर आके रिसर्च करना पड़ता था कुछ। कैथोड रेस किस चीज़ के बने हुए, अभी ये देखना समझ में आना शुरू हो गया हमको कि चलो इतनी सारी कुछ तो है, तो किस चीज़ का बना हुआ है, पार्टिकल है कि क्या है। तो यहाँ पे हमने पैडल रख के पता कर लिया कि ये क्या है, किसी न किसी पार्टिकल का बना हुआ। पार्टिकल है तो कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अब ये पार्टिकल जो हमने फाइंड आउट किया है, अगली चीज़, अगला अपैरेटस जो हम लोग गड़बड़ करने वाले हैं इसके अंदर, ये पार्टिकल जो हमने फाइंड आउट किया, ये पार्टिकल सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि चार्ज्ड है या फिर न्यूट्रल है। समझना ध्यान से, ये पार्टिकल जो भी हमने पता, जो भी इस तरफ से निकल रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, वो पार्टिकल का कोई ना कोई चार्ज है, चार्ज्ड है वो, या फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये पता करने की जरूरत है। ये पता करने के लिए फिर हमने पैडल व्हील बीच में से निकाल दिया, मतलब अभी पैडल व्हील हटाओ, इसका कोई काम नहीं। तो ये कैथोड रेज ऐसे से स्ट्रेट डायरेक्शन में
इन लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया। बस हमने क्या किया कि इधर से भी एक इलेक्ट्रोड लगाया, इधर से भी, इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, दोनों में से कैसे भी कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कर लिया इसको हमने, ठीक है। जब हम लोगों ने इसको ऐसे सेटअप कर दिया, हमने क्या, जे थॉमसन ने किया हुआ है, मैं तो फालतू ही क्रेडिट खा रहा हूँ, ठीक है। जब हमने इसको, जब इस तरीके से इसको सेटअप कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या होने लगा, पैडल व्हील को हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होने लगा, इसको बेसिकली कैसे ट्रैवल करना चाहिए था, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना चाहिए था, इसने कैसे ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, इसने एक कर्व बनाना शुरू कर दिया, इसने डेविएट होना स्टार्ट कर दिया, किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ डेविएट होना स्टार्ट कर दिया। तो कैथोड रेज डेविएट होने लगी किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ चार्ज होने लगी। तो फंडामेंटली हमको क्या समझ में आया कि ये जो चार्ज पार्टिकल जो कैथोड रेज के बने हुए हैं, ठीक है, द पार्टिकल्स जिनकी वजह से कैथोड रेज बनी, पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज डेविएट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये क्या होते हैं, डेविएट होना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब हमको क्या समझ में आया है, इसको समझने की कोशिश करना कि ये कहानी क्या है। तो इतनी बातें हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली पता चली हैं। इतनी बातों में हमको क्या समझ में आया है कि इस इलेक्ट्रोड से निकल करके इस इलेक्ट्रोड तक कुछ तो ट्रैवल कर रहा है। ये जो कुछ भी ट्रैवल कर रहा है ये एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, मास है, वेलोसिटी है, इसकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, कैथोड से एनोड तक ट्रैवल कर रहा है, ये सारी बातें। और ये पार्टिकल कैसा है, चार्ज्ड है। इतना सब कुछ झंझट करने के बाद हमको समझ में आया कि जो भी पार्टिकल इस तरफ से मूव कर रहा है वो पार्टिकल कैसा है, चार्ज्ड है। और ये चार्ज भी ऐसे साधारण तरीके से नहीं है, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ये जो कोई भी पार्टिकल है ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। सिंपल। अभी तक जे थॉमसन को इतनी बातें समझ में आई है कि इतना सारा सेटअप करने के बाद कुछ तो इस तरफ से इस तरफ जा रहा था, वो एक पार्टिकल था, वो पार्टिकल है, पहले ये समझ में आया, फिर पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब ये पार्टिकल जो कुछ भी है ये फंडामेंटल है या स्पेसिफिक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बड़ी कहानी बता के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फंडामेंटल है या स्पेसिफिक है। मतलब क्या है भैया, इसका क्या मतलब हुआ कि फंडामेंटल है कि स्पेसिफिक है। तो फंडामेंटल है या स्पेसिफिक है, इसका मतलब ये है कि मैंने अगर प्लास्टिक लिया हुआ है, ठीक है, और प्लास्टिक की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, फिर मैं इसकी जगह पे आयरन ले लूँ तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, फिर उसके जगह पे मैं कुछ और ले लूँ तो और प्रॉपर्टी दिखाई देगी। तो इसको भी समझना जरूरी था कि ये जो कुछ भी इन्होंने सेटअप किया है ये इस इलेक्ट्रोड और इस स्पेसिफिक गैस पे ही काम कर रहा है क्या। अगर मैं गैस और इलेक्ट्रोड चेंज कर दूँ तो ये हरकतें बदल जाएंगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट था। तो इन्होंने ये नाटक शुरू कर दिया, बोला कि चलो भैया अब अगले एक्सपेरिमेंट का टाइम आ गया है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोड चेंज करेंगे और गैस चेंज करेंगे। तो पंप करके अभी भी उन्होंने गैस बाहर निकाली हुई है, पंप करके गैस क्यों निकाली हुई है अब इसके ऊपर थोड़ी देर में हम बात करने वाले हैं, टेंशन मतलब उसका, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने गैस चेंज किया, इलेक्ट्रोड वही रहने दिए, ठीक है। फिर इन्होंने इलेक्ट्रोड चेंज किए, गैस वही रहने दी, ठीक है। एक बार इन्होंने दोनों को चेंज कर दिया, ठीक है, और फिर ऑब्जर्व किया। ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद इनको समझ में आया कि ये जो प्रॉपर्टीज पोजेस कर रहा है, ये जो प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है, ये प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जो ये हरकतें यहाँ पर हो रही थी ये सारी की सारी हरकतें अभी भी गैस भी चेंज करने के बाद हो रही हैं, इलेक्ट्रोड भी चेंज करने के बाद हो रही है, दोनों चीज़ें चेंज करने के बाद भी हो रही हैं। तो पहला जो बॉल गया कोर्ट में वो किसके डायरेक्शन में गया, फंडामेंटल के। तो इनको समझ में आया कि फंडामेंटल होने का एक ऑप्शन अपने को मिल गया, स्पेसिफिक होने का अपने को एक नहीं मिला। फंडामेंटल की तरफ स्कोर 1, स्पेसिफिक की तरफ स्कोर 0, ठीक है। अब फंडामेंटल और स्पेसिफिक को समझना ही जरूरी है कि ये जो कुछ भी चीज़ है ये इस पर नहीं डिपेंड कर रही है कि हमारा जो भी मटेरियल हम अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो भी गैस हम अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड नहीं कर रही। तो इन्होंने एक नई डिस्कवरी लगाई इसके अंदर, इन्होंने एक नया पैरामीटर लगा दिया इसके अंदर, ये पता करने के लिए, वो था चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो इन्होंने इसके अंदर लगाया, चार्ज टू मास रेशो लगाया।
कि कितना चार्ज, वो जो कुछ भी उसके अंदर से ट्रांसमिट हो रही थी इलेक्ट्रोड में से जो भी पार्टिकल चार्ज होकर के जा रहा था उसका चार्ज कितना है और उसका मास कितना है, इसका इन्होंने क्या निकाला, रेशियो निकाला। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो इन लोगों ने निकाला, जिसको इन्होंने नाम दिया चार्ज टू मास रेशियो E/m, और इनको वो वैल्यू मिली 1.78 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इतने कूलम चार्ज को इतना केजी का मास रहेगा। ठीक है, इन्होंने ये इलेक्ट्रोड के अंदर चेंजेस लाने के बाद एक पैरामीटर चेक किया। ये पैरामीटर इन लोगों को मालूम पड़ा कि चार्ज टू मास रेशियो जो है E/m वो इनको मिल रहा है 1.78, गैस चेंज करने के बाद भी इनको वही मिल रहा है और इलेक्ट्रोड चेंज करने के बाद भी इनको वही मिल रहा है, सब कुछ चेंज करने के बाद उनको यही मिल रहा है। इसका मतलब ये जो कुछ भी पार्टिकल इसके अंदर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कैसा पार्टिकल है, ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इस शब्द का क्या मतलब हुआ, इसके पहले जो साइंटिस्ट हैं वो लोग ऐसा क्लेम किया करते थे कि हर एलिमेंट का एटम जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनके एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, पर ऐसा नहीं होता, सबके एटम सिमिलर होते हैं। काउंट जो होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का अलग अलग होता है, पर सबके इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, सबके प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये वैल्यू जो है ये अलग अलग आना शुरू हो जाती, अगर ये वैल्यू जो है ये डिफरेंट आने लगती है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के ऊपर, ठीक है, अगर हम एक तरह की गैस यूज़ करते ये डिफरेंट आ जाती, हम दूसरी तरह की गैस यूज़ करते ये वैल्यू डिफरेंट आ जाती। इसका मतलब ये जो कुछ भी प्रॉपर्टी है, जो भी रेज ये काम कर रही है, ये स्पेसिफिक उस गैस के लिए उस तरीके से काम कर रही है, उस गैस के लिए उस तरीके से काम कर रही है, उस इलेक्ट्रोड के लिए उस तरीके से काम कर रही है, पर नहीं, ये जो कुछ भी है पूरे सिस्टम के अंदर कोई भी मैटर लेकर के आओ, ये हर मैटर के ऊपर एक ही तरीके से एक ही वैल्यूज दिखा रही, मतलब हर मैटर के अंदर बैठा हुआ कोई ना कोई एक फंडामेंटल चीज़ है, और ये वो फंडामेंटल चीज़ है जो ट्रांसमिट हो रही है इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में। यहाँ से उनको पता चला कि एटम के अंदर भी, एटम के अंदर कुछ ना कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स के अंदर सबसे पहले पार्टिकल की इन्होंने डिस्कवरी लगा दी थी, उसका नाम रख दिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेस किसके बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल है इसका मतलब सबके पास है, फंडामेंटल है इसके पास, सबके पास। किसी भी चीज़ को तुम सब्जेक्ट करोगे इसके थ्रू तो उसके अंदर से ये चीज़ बाहर पास होने वाली है, ये बात इनको सबसे पहले पता चली। सो दिस वाज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे इनको पता चला इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में इनको इतना पता चल ही गया है तो हम लोगों को थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट कहानी में आए मिलिकन, और हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने हमको क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने जाओगे तो तुमको मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके ऊपर डिस्कशन होगा, टाइम आएगा तो इसके अंदर डिस्कशन होगा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इन्होंने क्या पता किया, इन्होंने पता किया कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन लोगों ने फाइंड आउट किया कि एक अगर तुम इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने जाओगे तो तुमको कितना मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मिलेगा। तुम लोगों को चार्ज टू मास रेशियो मालूम है, वो कितना है 1.78 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ये तुम लोगों को मिला हुआ था इसके अंदर। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये करके अगर तुम फाइंड आउट करोगे तो तुमको मास मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास हो जाने वाला है 1.9 इंटू 10⁻31 केजी, या फिर 1.9 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। यह है इलेक्ट्रॉन की कहानी। तो इलेक्ट्रॉन टू चार्ज टू मास रेशियो अगर चेक करोगे किसी का भी तो तुमको सेम ही मिलने वाला है, कोई डिफरेंस उसके अंदर क्रिएट होता नहीं, जितना चार्ज उतना मास, फंडामेंटल पार्टिकल बन गया है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन का अगर तुम चार्ज चेक करने निकलोगे तो वो तुमको मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और उसके बाद तुम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हो तो तुमको क्या मिल जाएगा, फटाक से उसका मास मिल जाने वाला है, सिंपल है। ठीक है, तो ये थी कहानी फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे तुमको क्या मिला है, डिस्कवरी मिली है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्कवर हुए थे ये पार्ट में। लेकिन सारे साइंटिस्ट शुरुआत से एक बात जानते थे, सारे साइंटिस्ट को एक बात पता थी कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये बात सबको मालूम थी। अब एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसके अंदर कोई चीज़ नेगेटिव चार्ज पकड़ के बैठी हुई है तो उस कैंसिल आउट करने के लिए कुछ और भी होना चाहिए पिक्चर में,
समझ सकते हो ये बात, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम फंडामेंटल्स में ही जानते हैं कि एटम को जब हम कंसिडर करते हैं तो एटम हमको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिलता है, कोई चार्ज पोजेस करता है। एटम के अंदर जाओगे तो कोई नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है, अब ये नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है तो अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा जो इसको क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ से कहानी शुरू होती है सेकंड, हम लोग बात करने जा रहे हैं अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। मजा आ रहा है, यहाँ से शुरू होगी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की जो पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं। प्रोटॉन्स को तुम जानते हो, प्रोटॉन्स की क्या कहानी है, ठीक है, प्रोटॉन्स को तुम समझते हो। तो प्रोटॉन्स को समझने के लिए सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जब जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने एक छोटी सी हरकत उसके अंदर की थी, वो ये थी कि जो कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, इनको कैथोड रेज उसके अंदर से निकल रही थी, उसके अंदर से उन्होंने क्या किया था कि सारी गैस पंप करके बाहर निकाल दी थी, ठीक है, सारे गैसेस उसके अंदर से क्या कर दिए थे, बाहर निकाल दिए थे पंप करके। जब उन्होंने गैसेस बाहर निकाल दी थी तो अंदर वैक्यूम के बराबर सिचुएशन बना दी थी, अंदर कुछ भी था नहीं इंटरफेयर करने के लिए, सिर्फ एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड, और यही दोनों थे, बीच में कुछ भी नहीं था, पूरा स्पेस था, बस कोई भी मीडियम बीच में था नहीं, था बहुत निग्लिजिबल था, ठीक है। तो इन्होंने ये हरकत की क्यों, एक्चुअली में जो कैथोड ट्यूब इन्होंने पकड़ के रखी हुई थी इसके अंदर अगर इन्होंने उसको नहीं निकाला होता था, गैसेस को वैक्यूम से पंप करके बाहर नहीं निकालते थे, तो अंदर क्या बैठे होते थे, अंदर गैस के एटम बैठे हुए होते थे। गैसेस के क्या बैठ सकते थे अंदर, गैस के एटम्स बैठे होंगे। गैसेस के एटम्स अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा इसको हिट करेगा तो गैस क्या हो जाती है, गैस हो जाती है आयोनाइज। गैस आयोनाइज हो जाने का मतलब क्या है कि ये गैस का मॉलिक्यूल जो है ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और खुद कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाने का मतलब है कि ये क्या करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाने की वजह से इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने लगेंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ट्रैवल करने लगेंगे, बहुत सारा इंटरफेरेंस हो जाएगा और कुछ भी फाइंड आउट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के अंदर तुमको समझ में आएगा कि अगर अंदर हम लोगों ने गैसेस को आयनाइज करके छोड़ दिया होता था और उसको पंप करके बाहर नहीं निकालते थे तो उस वजह से क्या गड़बड़ होना शुरू हो जाती थी। तो नेक्स्ट पिक्चर में जिनका नाम आता है वो है गोल्डस्टीन। ये भी एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं। तो गोल्डस्टीन ने बस यही किया, गोल्डस्टीन ने दिमाग लगाया कि अगर उन्होंने नेगेटिव चार्ज ढूंढ के निकाला है तो कुछ ना कुछ तो होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, कुछ तो होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब पॉजिटिवली चार्ज है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला गैस को अंदर ही रहने दो, ठीक है, नेगेटिव चार्ज तो हमको पता चल गया फंडामेंटल लेवल पे किस तरीके से काम कर रहा है। इन्होंने क्या किया, गैस को अंदर ही रहने दिया। जब इन्होंने गैस को अंदर रहने दिया तो उस वजह से ये हरकत हो गई, ये हरकत हो गई जब, तो इस वजह से क्या हुआ कि तुम्हारा जो कुछ भी ट्यूब था वो ट्यूब के अंदर एटम्स जो थे गैस के वो सब कैसे हो गए, आयोनाइज हो गए। आयोनाइज होकर के वो कैसे हो गए, पॉजिटिवली चार्ज हो गए। अब ये आयोनाइज्ड गैसेस किस तरफ भागना शुरू कर दी, इन लोगों ने कैथोड की तरफ भागना शुरू कर दिया। जिनको एनोड की तरफ भागना था, सॉरी इनको एनोड की तरफ भागने की जरूरत ही नहीं थी, सारे एक्सपेरिमेंट में जहां तुम लोग कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे थे और ये सारी हरकतें देख रहे थे, अब इनके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, एक बात ध्यान समझना कि जब आयोनाइज हुए तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन अभी भी इसी तरफ भागेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो रेज बनाएंगे इनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ये अभी भी हमारे कैथोड रेज ही हैं। ये कैसे रेज हैं, कैथोड रेज ही हैं, ये अभी भी इनविजिबल हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हैं वैसे ये सारी प्रॉपर्टी अपनी क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ पर मेरे को लगता है कि एक गैस का मॉलिक्यूल क्या हो गया है, आयोनाइज हो गया। आयोनाइज हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और खुद पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से किस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरफ भागना शुरू कर दिया, इस तरफ जो रेज भागने लगी इनको हम लोगों ने नाम दे दिया एनोड रेज। इनको क्या नाम दिया जाएगा, इनको नाम दे दिया गया एनोड रेज। इससे इनको एक बात समझ में आ गई कि जो कुछ भी नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव के एंड से भाग रहा है, जो नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ रश कर रही है रेज, अब ये रेज कैसे रन करने लगी, इस डायरेक्शन में रन करने लगी सब, ठीक है। अब ये रेज इस डायरेक्शन में रन करने लगी, इनको नाम दे दिया गया एनोड रेज। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। एनोड रेज सबसे पहले तो आर नॉट इनविजिबल, मतलब आर विजिबल, सीधा सीधा नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं। एनोड रेज जो होती हैं, जो इस तरफ से उस तरफ मूव करती हैं, ये कैसी होती हैं,
विजिबल होती हैं, ये इनविजिबल नहीं होती। कैथोड रेस कैसी होती थी? इनविजिबल होती थी, पर ये कैसी थी? ये विजिबल है। सबसे पहली चीज ये मूव करते हुए दिखाई देती है, इसको कलर होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। सेकंड, इनको कैसे पता चला कि इस तरफ मूव कर रही है? इस तरफ मूव करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इस बार कैथोड को परफोरेटेड ले लिया। पिछले वाले केस में क्या किया था उन्होंने? किसको परफोरेटेड लिया हुआ था? एनोड को परफोरेट किया होता। इन्होंने किसको परफोरेट किया इस बार? कैथोड को परफोरेट किया। कैथोड के पीछे इन्होंने क्या लगाया? जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया। अब इसने भी वही सारी हरकतें किया, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रही, वो कैथोड रेस उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रही। वो इनविजिबल है, ये विजिबल है। उस केस में एनोड परफोरेटेड था, इस केस में कैथोड परफोरेटेड है। इस तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई थी, इस तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई थी। सिंपल है। वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वो भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल। सारे एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसीजर है वो फिर से करते बैठने की जरूरत नहीं। इनको मालूम है कि अंदर से जो मूव कर रहा है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, पार्टिकल है, चार्ज्ड है, ठीक है, ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब नेगेटिव की तरफ मूव, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा था, इस वजह से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, इस वजह से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। नहीं पता करना है वैसे तरीके से तो ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दो, जिस तरफ डेविएट हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ डेविएट हो जाएगा, तो कैसा चार्ज है इसका? पॉजिटिवली चार्ज है। ये सारी बातें इन लोगों को, गोल्डस्टीन को आसानी से पता चल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ये सारी बातें पता करने में। एक्सपेरिमेंट भी अच्छा खासा सक्सेसफुल रहा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होना शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई इस आयन के साथ। ये जो आयन इन्होंने पकड़ के रखा हुआ था, ये कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज। पिछले वाले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में अगर तुम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन था उनके पास सिर्फ, ठीक है। जो इस तरफ मूव कर रहा था वो क्या था? इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, एक ऐसा पार्टिकल है जो हर मैटर के पास होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास है ये। लेकिन ये आयन जो है ये एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। अगर मैंने हाइड्रोजन गैस ली हुई है तो मेरे को हाइड्रोजन आयन मिलेगा, अगर मैंने ऑक्सीजन गैस ली हुई है तो मुझको ऑक्सीजन का आयन मिल जाएगा। एक बार एनोड रेज जो इस तरफ चलेंगी, जब मैं गैस अंदर डालूंगा तो हाइड्रोजन के आयन्स उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इस बार मैंने ऑक्सीजन की गैस अंदर डाली तो ऑक्सीजन के आयन्स उस तरफ मूव करना शुरू कर दिए। तो ये जो एनोड रेज बन रही हैं, दीज आर नॉट मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ध्यान से समझना, ये बात तो हमको समझ में आ गई और हमने इसको थियोरेटिकली समझ लिया। इसको इन लोगों ने स्पेसिफिकली समझाने की कोशिश की, और स्पेसिफिकली इसको समझाने का एक ही तरीका है। इसको स्पेसिफिकली समझाने का तरीका क्या है? चार्ज टू मास रेशियो निकालो। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब तुम हाइड्रोजन लोगे तो हाइड्रोजन का मास डालोगे, जब तुम ऑक्सीजन ले लोगे तो तुम ऑक्सीजन का मास डालना शुरू कर दोगे, ठीक है। उसके बाद तुम नियॉन ले लोगे, आर्गॉन ले लोगे, पीछे जा करके दूसरे गैसेस लेना शुरू कर दोगे, हीलियम ले लोगे, उसका गैस डालोगे। हर बार ये वैल्यू, जैसे जैसे तुम गैस चेंज करते चले जा रहे हो, जैसे तुम चेंबर के अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर की गैस चेंज कर रहे हो, तो E/M का जो रेशियो है, जो चार्ज टू मास रेशियो है, वो अलग अलग आना शुरू कर दे रहा है। इसका मतलब कि जो कुछ भी तुम्हारे रेस चल रहे हैं, दीज आर नॉट फंडामेंटल, दीज आर स्पेसिफिक टू द मटेरियल यूज्ड। जो भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के हिसाब से बिहेव कर रहा है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं बिहेव कर रहा। और हम अगर एटम को समझना चाहते हैं तो सारे मैटर अर्थ पे जितने भी हैं सबका एटम सेम है, उसके अंदर के पार्टिकल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर का पार्टिकल जो होता है फंडामेंटल होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी हर जगह वैलिड होनी चाहिए, हर तरीके की गैस पे वैलिड होनी चाहिए, हर तरीके के मैटर पे वैलिड होनी चाहिए। पर यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास, सॉरी, इस फंडामेंटल के चार्ज टू मास रेशियो को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू अलग अलग यील्ड कर रहा है। पहली बात, दैट टू डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गैसेस यूज्ड। जिस तरह का गैस यूज कर रहे हो उस तरीके का आयन बनेगा। ये हाइड्रोजन का आयन है, ठीक है। उसके बाद तुम हीलियम का आयन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, कुछ ऐसा मिल जाएगा तुमको, ठीक है। आयोनाइज हो गया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से रिलीज हो गए तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो ऐसे चार्ज पकड़ लेगा, ठीक है। तो इसके वजह से मास जो है वो क्या होते जा रहा है, समझ रहे हो? ये हाइड्रोजन के आयन का मास अलग, हीलियम का अलग, आर्गन का अलग, ऑक्सीजन का अलग, सबके मासेस तुमको क्या मिल रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं। तो फंडामेंटल तो है नहीं, तो इधर से थोड़ा सा कंफ्यूजन होना शुरू हो गया कि ठीक है, डिस्कवरी तो हो गई, पर इतनी डिस्कवरी हो गई हमारी कि कुछ तो है जो पॉजिटिवली चार्ज है, कुछ तो है जो पॉजिटिवली चार्ज होकर के एक तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। ये बात हमारे समझ में अच्छे से आ गई है। लेकिन ये जो कोई भी चीज़ मूव कर रही है, ये चीज़ फंडामेंटल नहीं है। पिछले वाले केस में ये क्या थी? पिछले वाले केस में ये चीज़ फंडामेंटल थी, ये सब मैटर के पास एग्जिस्ट करती थी। पर इस बार जो रेज मूव कर रही हैं ये फंडामेंटल नहीं है। तो इसको भी एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा लाना पड़ा। अब इसको एक्सपेरिमेंट में लाने के लिए क्या किया? इसको एक्सपेरिमेंट में लाने के लिए उन लोगों ने
चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों के सामने रहे सब कुछ। ठीक है, इस बार इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चल जा भाई, चल गया। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई कि कुछ ऐसी हरकतें यहाँ पर हो रही हैं। अब ये चीज़ को उन लोगों को समझना था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये एनोड रेज की प्रॉपर्टीज़ वगैरह के साथ बाद में बात कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक हाइड्रोजन का एटम लिया, बोला कि ठीक है भाई, जब हाइड्रोजन का एटम इन्होंने लिया, इन्होंने क्या किया कि कोशिश की कि हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं। हाइड्रोजन के एटम को इन्होंने कर दिया, चलो हाइड्रोजन गैस ही भर दिया अंदर, हाइड्रोजन गैस अंदर भर दी, H+ चले गया, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से बाहर आ गया। अब खास बात हाइड्रोजन की ये है कि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो भाई साहब आयोनाइज होकर के देती है, तो ये बाहर की ऑर्बिट रह ही नहीं गई, बाहर की ऑर्बिट चली गई, गायब हो गई। ठीक है, क्या बच गया, सिर्फ न्यूक्लियस बच गया। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या बैठा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है प्रोटॉन। देखना कितना जबरदस्त दिमाग लगाया हुआ है, अंदर क्या बैठा हुआ है, प्रोटॉन बैठा हुआ है। ठीक है, इनको अभी तक नहीं मालूम है, ध्यान से समझना। अगर हम इस एरा में बात करेंगे तो इस एरा में मेरे को मालूम है कि अगर मेरे को एक प्रोटॉन की बारे में बात करना है तो हाइड्रोजन को पकड़ लो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकलवा दो तो अंदर एक प्रोटॉन पता चल जाएगा। पर ये बातों को लेकर के वो ब्लैंक है, उनको नहीं मालूम, उनको सिर्फ पता है कि कोई नेगेटिवली चार्ज चीज़ है, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज चीज़ पकड़ना पड़ेगा अपने को, तो ये काम बनेगा हमारा, नहीं तो नहीं बनेगा। इनको ये बात कैसे समझ में आई, इन्होंने निकाला चार्ज टू मास रेशो, इनका वैल्यू लोवेस्ट आनी चाहिए, मतलब मास जिसका लोवेस्ट हो तो उसका चार्ज टू मास रेशो क्या आएगा, हाईएस्ट आएगा। इन्होंने कोई ऐसी गैस पकड़ी जिसका चार्ज टू मास रेशो कैसा आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है। अगर चार्ज टू मास रेशो जो है हाईएस्ट आना चाहिए तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, मास क्या लेना पड़ेगा, लोवेस्ट लेना पड़ेगा। ऐसा कोई एलिमेंट पकड़ो जिसका मास कैसा है, लोवेस्ट है। लोवेस्ट मास उनको किसके अंदर मिल रहा था, हाइड्रोजन के अंदर मिल रहा था। तो हाइड्रोजन उन्होंने धर लिया, हाइड्रोजन एटम को उन्होंने क्या किया, गैस के अंदर भरा और इसको कर दिया आयोनाइज। आयोनाइज जब इसको किया तो हाइड्रोजन एटम के साथ क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन का आयन बन गया और इसने क्या रिलीज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ एक प्रोटॉन बच गया। अब ये प्रोटॉन के वेव्स इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए, जो मूव कर रहे थे वेव हमारे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो अब किसके मूव कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन के आयन के मूव कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन के आयन में और एक प्रोटॉन में कोई डिफरेंस है नहीं, हाइड्रोजन के आयन में एक प्रोटॉन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। तो अब इस बार जब हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस यूज की हुई है तो हमारे जो एनोड वेव्स हैं या फिर एनोड रेज हैं, इस बार हमारे जो एनोड रेज हैं, दीज एनोड रेज आर मेड अप ऑफ अ फंडामेंटल पार्टिकल। क्यों, क्योंकि इस बार हम लोग हाइड्रोजन आयन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोजन आयन के न्यूक्लियस में जाओगे तो अंदर कुछ है ही नहीं, अंदर तुमको क्या मिलेगा, सिर्फ एक प्रोटॉन मिलने वाला है, वो एक प्रोटॉन काफी। ठीक है, वो एक प्रोटॉन किसका बना हुआ है, एक हाइड्रोजन आयन का भले ही बना हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन आयन में है ही क्या, हाइड्रोजन आयन के अंदर से बचा कुचा बेचारा एक प्रोटॉन ही तो है। तो ये बेसिकली अब किसकी बन गई है, एक फंडामेंटल पार्टिकल की बन गई है। इस तरीके से हमको पता चला कि कहानी क्या है। तो ये हमको डिस्कवरी समझ में आई इलेक्ट्रॉन की, फिर हमको डिस्कवरी समझ में आई प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या मिलता है हमको, कूलम मिलता है। इलेक्ट्रॉन के केस में उसको हम लोग नेगेटिव लिखते हैं, प्रोटॉन के केस में उसको हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं आर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। कितना हेवियर होते हैं, 1827 टाइम्स हेवी होते हैं। ध्यान समझना, बहुत हेवी होते हैं, 1827 टाइम्स ये लोग प्रोटॉन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन से हेवी होता है। ठीक है, अब इसके बीच का तुम लोग रेडियस देखोगे तो ये 1 लाख, अगर तुम कॉन्सेंट्रेट करोगे एक एटम पे और एक न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस का रेडियस और तुम्हारे एटम का रेडियस अगर तुम निकालते हो, इन लोगों का रेशो जब तुम लोग निकालोगे तो तुमको ऑलमोस्ट ये 1 लाख 1 लाख के आसपास मिलेगा। ठीक है, या 5 किलोमीटर की रेंज के आसपास तुमको समझ में आएगा। अगर तुम खुद को एक न्यूक्लियस समझते हो तो तुम्हारे अगल बगल 5 किलोमीटर की रेंज में तुम्हारा एटम फैला हुआ है। न्यूक्लियस इतना ज़्यादा छोटा होता है, प्रोटॉन इतना ज़्यादा हेवी होता है। लेकिन अभी एक चीज़ की डिस्कवरी होना बाकी है। हम लोगों ने 2 चीज़ों को डिस्कवर कर लिया है, प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया है। अभी किसको डिस्कवर करना बाकी रह गया है, बताओ बताओ। अब डिस्कवर करना बाकी रह गया है
न्यूट्रॉन को, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो 1930s 1940s के आसपास हुई थी। लोगों को मालूम था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम्हारा पूरा का पूरा एटम है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है। ये मास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को निकाल के बना हुआ है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो तुम लोगों ने पता कर लिए, पर ये अभी पता है नहीं, मास अभी भी इसका इक्विवेलेंट आ नहीं रहा। तो इसके वजह से अभी ये लोग कंफ्यूज हैं कि कुछ तो और भी है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है, प्रोटॉन मिल गया, ठीक है, पर एक चीज़ और है, कोई ना कोई चीज़ है, और ये काफ़ी अनस्टेबल रहता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी अभी चैडविक साहब करेंगे। पर ये डिस्कवरी होने के पहले इसी बीच में जे थॉमसन ने क्या किया, अपना नया मॉडल डाल दिया। इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल पब्लिश किया, जिसके लिए इनको काफ़ी अवार्ड्स वगैरह भी मिले हुए थे, नोबेल अवार्ड भी मिला हुआ था। अब इन्होंने वो टाइम पे सबसे फर्स्ट मॉडल ऐसा दिया हुआ था, फर्स्ट मॉडल इनका ऐसा था जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंसिडर करता था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंसिडर किया करता था। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। पुडिंग का मतलब होता है खीर, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। इनके हिसाब से एक एटम जो है इज एन ओशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इनके अगल बगल जो है वो पॉजिटिव चार्ज कहीं पे कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं रहा। इनके हिसाब से ये जो पूरा का पूरा एटम है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो हर जगह फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है, कोई एक स्पेसिफिक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी के बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है। समझ रहे हो इस बात को ध्यान से? ये मॉडल भले ही गलत है, आज हम समझते हैं कि न्यूक्लियस होता है, ये होता है, वो होता है, पर इन्होंने जो फर्स्ट टाइम वो मॉडल दिया हुआ था, ये उस टाइम के हिसाब से, उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल था, क्योंकि ये एटम की भी बात करते थे, एटम में पॉजिटिव चार्ज की भी बात करते थे, एटम में नेगेटिव चार्ज की भी बात किया करते थे। इस वजह से इनको यहाँ पे समझ में आया था कि ये प्लम पुडिंग मॉडल वो टाइम का सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल था। गलत है, गलत नहीं है, लेसर डिस्कवर्ड मॉडल है, इसको गलत नहीं बोलना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखना, तुम जैसे जैसे रिसर्च करते चलोगे, तुम भी फ्यूचर में, कोई भी है जो भी पढ़ रहे हैं वो कुछ ना कुछ रिसर्च करेंगे, तुम्हारी रिसर्च को कोई ना कोई इंप्रोवाइज करके उसको और सुधारेगा और एब्सोल्यूट और नियर टू करेक्ट रिसर्च बनाएगा, ठीक है। तो तुम्हारी रिसर्च गलत नहीं थी, तुम्हारी रिसर्च जो थी वो कलेक्टिव एफर्ट था इस कंक्लूजन तक पहुंचने का। तो ये जो एफर्ट इन्होंने लिया था थॉमसन ने, ये भी सही है अपने जगह पे, पर ये एग्जैक्ट नहीं है, लेसर है, थोड़ा सा, थोड़ा और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो सही बोल रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा रिसर्च इसके अंदर हुई नहीं है। तो इस रिसर्च को उनको इसके लिए नोबेल मिल भी गया, नोबेल प्राइज़ मिल गया। पर ये नोबेल प्राइज़ का ठीक है, इस मॉडल को काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल किया गया, इसके ऊपर रिलाई किया गया, पर आगे कहानी स्टार्ट हो गई किसकी? रदरफोर्ड की। नेक्स्ट पिक्चर में आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने आकर के इस मॉडल को नकार दिया, बोला ये सही नहीं है, इनकम्प्लीट है, इसको इन्होंने सही करने की कोशिश की, ठीक है। तो रदरफोर्ड के नेक्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। थॉमसन के मॉडल को तो हम समझ लेंगे, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को भी प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर अच्छे समझाएगा। तो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पिक्चर में आकर के सारी कहानी को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। रदरफोर्ड की टीम ने, रदरफोर्ड अकेले नहीं थे इसके अंदर, उनकी टीम और उनका सारा कलेक्टिव योगदान था इसके अंदर। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक लेड ब्लॉक लिया, ठीक है, एक लेड ब्लॉक में से अल्फा रेस की एक स्ट्रीम बाहर निकाली। तो तुम लोग बोलोगे अल्फा रेस क्या है? ठीक है, अल्फा रेज ऐसे रेज होते हैं जिनके ऊपर 2+ का चार्ज होता है और 4 इनका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। जैसे एक हीलियम का एटम लेने की कोशिश करो, अगर इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इसके ऊपर 2+ का एटम निकल जाएगा, इसके अंदर का इसका मास निकालोगे तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की काउंट इसकी कितनी मिलती है? 4। ऐसे रेज को क्या बोला जाता है? अल्फा रेज बोला जाता है। अल्फा रेज कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। अल्फा रेस कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये अल्फा रेस को इन्होंने सब्जेक्ट किया एक गोल्ड के फॉइल पे, क्या हो रहा है? सिंक नहीं मिल रहा, ठीक है। इसको इन्होंने किस पे सब्जेक्ट किया? ये अल्फा रेज यहाँ से निकली और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर पड़ी, और इन्होंने एक लूमिनस स्क्रीन इसके अगल बगल बिछा दी थी, ठीक है।
अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इन्होंने इसको सब्जेक्ट किया हुआ था। अब यहाँ से अल्फा रेज निकली और मानो ना मानो सारी की सारी अल्फा रेज इसके अंदर से क्या हो गई, पास हो गई। सबसे पहला झटका जो एक्सपेरिमेंट में यही मिला कि वो जो कुछ भी मैटर था वो मैटर के अंदर से रेज निकले और निकल करके पूरा उस पार चले गए। 99% समझ लो उस पार ही चले गए, कुछ बचे ही नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं, जैसे वहाँ से निकल रहे थे कैथोड एनोड रेज, वैसे ही ये एनोड टाइप बोल सकते हैं उसको थोड़ी देर के लिए। ये कैसे निकली, इसके अंदर से पूरा का पूरा पास हो गई। ठीक है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर इस मॉडल के हिसाब से देखते हो तो ये हमारा एटम है अकॉर्डिंग टू थॉमसन हमारे बोल रहे हैं कि ये हमारा एटम है। ये गोल्ड फॉइल भी जो है वो एटम की बनी हुई है। थिन शीट इसके लिए ली है ताकि एकदम कम से कम मोटाई रहे, एकदम कम से कम विड्थ या थिकनेस रहे, तो एक एक एटम एक के बगल एक मिले, आगे पीछे ना मिले। समझ रहे हो, मोटा भी ले सकते थे, एकदम थिन शीट लेने की कोशिश की है ताकि जो एटम्स एक के पीछे एक लगे हुए हैं वो मिनिमम रहे और स्प्रेड में थोड़े से ज़्यादा रहें। ठीक है, अगर ये गोल्ड की फॉइल को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो ये गोल्ड का फॉइल जो है बहुत सारे किसका बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। अगर ये एटम पॉजिटिवली चार्ज है और मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रे इसके ऊपर सब्जेक्ट करता हूँ, अगर मैं एक पॉजिटिव रे इस पे सब्जेक्ट तो इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव रिपल्स पॉजिटिव, नेगेटिव रिपल्स नेगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। पर एक पॉजिटिव स्क्रीन के अंदर से निकली हुई अल्फा पार्टिकल्स को अगर मैं एक पॉजिटिव सरफेस के ऊपर बॉम्बार्ड कराऊंगा तो इसको क्या कर देना चाहिए, यहाँ से रिपीट हो जाना चाहिए, रिपेल कर देना चाहिए, पर रिपेल हुआ ही नहीं। सब उसके अंदर से क्या हो गए, पास हो गए। कुछ जो है वो माइनर एंगल से डिविएट हुए थोड़े थोड़े, और कुछ जो है वो मेजर एंगल से डिविएट हुए। बहुत कम जो है वो स्कैटर हुए, मतलब इसके पीछे से। ठीक है, बहुत कम जो थे वो इसके अंदर से पास होकर के तो उन्होंने थोड़ा एंगल चेंज किया, और बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम इसके अंदर से उल्टा रिफ्लेक्ट जिसको होना चाहिए था, बहुत कम इसके अंदर से क्या हुए, रिफ्लेक्ट हुए, बहुत कम। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स इसके अंदर से फॉइल में से कैसे चले गए, विदाउट डिफ्लेक्शन पास होकर के चले गए। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स जो है इसके अंदर से हल्का हल्का मूव करके निकले हुए हैं, और 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स क्या हुए हैं, रिफ्लेक्टेड बैक। अब इससे क्या साबित हो रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है वो भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम इसके कंक्लूजन्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि ठीक है जो बोल रहे हैं सही है, एक्सपेरिमेंट कर लिया है, जो करना था समझ लिया है, कोई बात नहीं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी कहानी क्या है। तो फैक्चुअल गेम ये हुआ कि 3 कंक्लूजन था, अल्फा रेस के बारे में तो समझ गया तुम लोग, तो इसके अंदर से 3 कंक्लूजन्स निकल के आए। सबसे पहले मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स moved through the gold foil undeviated। कितना परसेंट, ऑलमोस्ट 99% बोल सकते हो, 90+% बोलो, चलो 99 नहीं बोलेंगे, 90% प्लस जितने भी वेव्स थे वो कैसे निकल गए, अनटच निकल गए, सीधा सीधा उसके अंदर से पास हो गए। सेकेंड इसके अंदर समझ में आए, सम डेविएटेड with a small angle, छोटे से एंगल से कोई ना कोई हिला हुआ है। थर्ड, 1 आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से कोई एक, डेविएटेड बाय लार्ज एंगल, 1 डेविएटेड बाय 1 आउट ऑफ 20,000 डेविएटेड बाय अ लार्ज एंगल। कहानी स्पेसिफिक ये है कि अगर इतना सारा वेव जो है वो अनटच्ड चले गया, अनडेविएटेड, इसका मतलब है कि एटम का 90% पार्ट इज एम्प्टी स्पेस। अगर उसके अंदर से सारी की सारी पास ही हो गई, क्रॉस करके चली गई, इसका मतलब अंदर क्या है, अंदर सब कुछ खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, सम डेविएटेड बाय अ स्मॉल एंगल, दिस प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। पर नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत लिमिटेड जोन के अंदर बैठा हुआ है। जैसे इधर से नेगेटिव चार्ज को इंप्लाई करोगे कुछ ना कुछ, उसके वजह से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। दिस कॉन्सेंट्रेशन रीजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पर पे थोड़े चार्जेस बैठे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन या थोड़े बहुत चार्जेस जो बैठे हैं उनकी वजह से हल्का हल्का क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। सीधे पास कर गई, कुछ भी नहीं मिला,
कुछ तो अट्रैक्शन रिपल्सन हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन था, कोई अल्फा पार्टिकल को थोड़ा सा थोड़े थोड़े दूरी पे कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज या कुछ तो है, ठीक है। अब ये प्रेजेंस बता रहा है सेंटर में एक लार्ज एंगल डेविएशन का, मतलब इसके एटम अगर कोई रहा होगा तो एटम का सेंटर रहा होगा, सेंटर के ऊपर से अगर कोई अल्फा पार्टिकल हिट किया तो सीधा लौट गया होगा, सीधा लौट गया होगा। पर 99% क्या हुआ होगा कि अगर ये रेज ऐसी चल रही हैं, ये सब अल्फा रेज इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ये अल्फा रेज जो है वो किस में से पास हो रहे थे, एटम्स के अंदर से पास हो रहे थे ऐसे, ये सारे एटम्स लाइन में लगे हुए थे। बीच में इनके सेंटर में क्या था, छोटे छोटे न्यूक्लियस थे, ठीक है। तो ये 80% 90% रेज तो ये खाली स्पेस में से डांक गए, क्रॉस करके चले गए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। किसी न किसी रे को कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन मिला जिसने इसको क्या किया, हल्का फुल्का डेविएट कर दिया, इस डायरेक्शन में भेज दिया, इस डायरेक्शन में भेज दिया, ऐसा किया। कोई तो एक रे थी जो इसको हिट करने के बाद सीधा वापस लौटी है, इधर से निकली है, इसको हिट की, उसके बाद सीधा वापस लौटी है, ठीक है। तो ये प्रेजेंस किसके बताता है, दिस प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। इन्होंने क्या बताया कि कोई पॉजिटिवली चार्ज जगह है एटम के अंदर, कोई पॉजिटिवली चार्ज जगह है एटम के अंदर जो बहुत छोटी है, ठीक है, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है उसी एरिया में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, पर बहुत कम स्पेस में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। दैट अलाउड अस टू नो अबाउट द न्यूक्लियस एंड पॉजिटिव चार्ज का पोजिशन। वो टाइम पे हमको वहां पे समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज कोर में एक जगह बैठा हुआ है और वो कोर को हम क्या बोलने वाले हैं, न्यूक्लियस बोलने वाले हैं। तो इस थियरी को रदरफोर्ड के इस मॉडल ने डिस्प्रूव किया। खास बात यह है कि रदरफोर्ड को उसके बाद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि सुबह उठने के बाद वो ज़मीन पे पैर रखने से डर रहे थे। उनको लग रहा था कि 99% ऑफ द फ्लोर इज एम्प्टी, जिन एटम से वो बना हुआ है वो पूरा का पूरा फ्लोर कैसा है, एम्प्टी है। दिस इज हाउ ग्रेट द डिस्कवरीज हैव बीन अबाउट द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द नेचर एंड मैटर। इस तरीके से तुमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बारे में पता चला है। दिस इज द एक्सपीरियंस दे हैड while making such discoveries. Imagine कर सकते हो 99% of the floor, he may sink in the floor, there is a possibility he can sink in the floor, ठीक है, he will not, but that is how scared he was, terrified he was at that time after finding out about this discovery. So this is all for today. आज के लेक्चर के अंदर इतना ही है. There is a lot of emotional and understanding talks about the discoveries of fundamentals of our nature. This is about understanding our nature. This is not about a competition. This is not about your studies. This is not about anything. This is about you. This is about knowing where you are and how you are, how things along you exist. So keep learning, keep going through, और लर्निंग को लर्निंग की तरह रखो, कंपटीशन मत बनाओ. कंपटीशन इज ठीक है, अपनी जगह पे सही है, ये अपनी जगह पे सही है, ठीक है. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन.